हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम जो है साइंस का, फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई, इसमें आगे पता है एक शब्द भूल गए हम, दी ह्यूमन आई। भगवान का इतना सुंदर, इतना अच्छा, और मैं ये मानता हूं कि सबसे प्रीशियस गिफ्ट बोलूंगा इसको मैं, कि जो भगवान ने हमें आंखें दी है। देयर आर टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स, और उसमें से सबसे ऊपर रखा गया है आंखों को। कान नहीं हो तो भी चलेगा, मुंह में टेस्ट नहीं हो तो भी चलेगा, स्किन पे सेंसेशन नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आंखें नहीं हो ना, तो बहुत मतलब सबसे ज्यादा डैमेज अगर हमारी बॉडी में कुछ हो सकता है तो वो आईज का हो सकता है। ठीक है, सो मतलब दिस इज द वेरी वंडरफुल गिफ्ट जो कि ऊपर वाले ने हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरे ठीक है भाई, दिया है, यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, ये जो कलरफुल वर्ल्ड को हम देख रहे हैं, दिस कलरफुल वर्ल्ड इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज आईज। ठीक है, अब यहां पे इस चैप्टर के अंदर से देखो 3-4 पॉइंट है जहां से ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन बना सकता है। और मैंने एक चीज जो पिछले कई सालों में ऑब्जर्व करा है कि 4 में से 2 पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है, 2 पे नहीं पूछता है। ठीक है, मतलब वो डिपेंडिंग कि कैसे क्या होता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन आई के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, ह्यूमन आई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 नंबर का आ सकता है। ठीक है, या फिर 2 नंबर में पूछेगा तो डायग्राम और उसकी लेबलिंग पूछ लेगा, इस तरह का है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आईज एंड आईज एंड डिफेक्ट्स। ठीक है, उसके डिफेक्ट्स हो गए, उसके करेक्शंस हो गए, कि भाई कौन सा लेंस लगाएं, क्या नहीं करें, वो सारी चीजें उसका डायग्राम पूछ सकता है। ठीक है, तीसरी चीज तीसरी चीज डिस्पर्जन। ठीक है, या फिर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू, ठीक है, प्रिज्म, इसके ऊपर पूछ लेगा कि भाई जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या है। ठीक है, विबग्योर क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर रेनबो की फॉर्मेशन पे पूछ लेगा। मतलब हालांकि रेनबो फॉर्मेशन भी इसी से कुछ रिलेटेड डिस्पर्जन है। ठीक है, जिसको हम कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, या तो इस पे पूछ लेगा, या फिर सबसे मस्त, मतलब उसमें तो रटा रटा क्वेश्चन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में भी 4-5 क्वेश्चन है। वाई स्काई अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, पहला क्वेश्चन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अपरेंट पोजीशन एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, वाई स्टार्स ट्विंकलिंग। ठीक है, ऐसे कुछ एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब एक्सरसाइज में नहीं दे रखे हैं, वो चैप्टर के अंदर ही क्वेश्चन के रूप में बना के दे रखे हैं, और उनका पूरा आंसर दे रखा है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द ह्यूमन आई। अब एक एक पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ह्यूमन आई, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है क्या नहीं है, पूरी आंखों को निकाल के 3D स्ट्रक्चर में, मतलब 2D स्ट्रक्चर में, डायग्राम फॉर्मेट में लेके आए। अब इसको समझना बेटा। ठीक है, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, समझना। क्या होता है कि अगर हम हमारे आंखों को देखें तो आंखों में एक सबसे ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, सबसे ऊपर एक लेयर होती है, दैट ट्रांसपेरेंट लेयर इज नोन एज कॉर्निया। ठीक है, अब उस कॉर्निया के अंदर क्या होता है, यहां पे कुछ फ्लूइड जमा होता है। ठीक है, वो फ्लूइड इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब एक्वस ह्यूमर वो क्या होता है कि बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो कि कई सारे तरह के सॉल्ट्स के और कुछ चीजों का बना होता है। तो वो जो लिक्विड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, वो क्या करता है, एक मतलब एक तरह से यूं मान के चलो कि रिफ्रैक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन उसका चलो ठीक है सर, अगर वहां पे कुछ नहीं होता, खाली जगह होती, तो भी क्या होता, कुछ दिक्कत हो जाती क्या, हाँ दिक्कत हो जाती। क्यों दिक्कत होती, देखो हमारी जो आंखें हैं, आंखों के आसपास जो है पूरा ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर क्या है, ब्लड है। ठीक है, पूरा आसपास जो है ना, पूरे आसपास बहुत सारी कैपिलरीज है, ब्लड है। ठीक है, अब उस ब्लड से, या फिर सपोज करो किसी भी XYZ रीजन से हमारी आंखों के ऊपर सपोज करो कि प्रेशर पड़ा। अब प्रेशर पड़ेगा
तुम एक किसी खाली बॉल के ऊपर प्रेशर डालो तो वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। लेकिन अगर वो बॉल जो है पानी से भरी हुई है, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है यार, गुब्बारा जो है, बलून जो होता है, उस बलून को एक सिंपल हवा के बलून को मतलब वो करो, फोड़ने की कोशिश करो, जैसे उसको दबाओगे वो फूट जाएगा। उसमें पानी भर के उसको फोड़ने की कोशिश करो, ज्यादा मेहनत लगेगी। सेम कंडीशन, ये जो दो ह्यूमर बताए गए हैं, एक तो एक्वस ह्यूमर और एक ये विट्रस ह्यूमर, ये दोनों काम करते हैं। ये ह्यूमर बेसिकली इनको ये बोला है, ये विट्रस ह्यूमर यहां पे प्रेजेंट होता है। दे दीज फ्लूइड्स क्या करते हैं कि फ्लूइड्स आई को कोलैप्स होने से बचाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका यही है। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज है आयरिस एंड प्यूपिल। ठीक है, अब आयरिस क्या है, बेसिकली ये आयरिस इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यूं देखो, यूं समझो कि आईज के ऊपर ऐसे दो शटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों शटर जो है ना, ये क्या कहलाते हैं, आयरिस कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों शटर मतलब एक तरह से मान के चलो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रहा है, आंखों के ऊपर है, और इनके बीच में, इन दोनों शटर्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, जो जगह है, दैट इज नोन एज प्यूपिल। ठीक है, अब इसमें तुम्हें मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। हो सकता है कि मुझे उस एग्जांपल को दिखाने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगे, है ना, मतलब ढूंढना पड़े। हम यूट्यूब पे उस चीज को देखते हैं, एक मिनट। वाह, वीडियो आ रहा है तेरे इश्क में। ठीक है, हम देखते हैं प्यूपिल ह्यूमन आई। ठीक है, ये देखो, इस पे कुछ वीडियो तुम्हें देखने को मिलेगा। ये देखो, ये देखो, एक मिनट, यहां अगर तुम देखो ध्यान से, इधर ये देखो, ये ब्लैक वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला पार्ट बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, कैसे बड़ा हो रहा है ये इतना बड़ा कैसे हुआ? ठीक है, ये इतना बड़ा कैसे हुआ? अरे भाई, ये इतना बड़ा कैसे हुआ? क्योंकि आइस के ऊपर लाइट गिरी। ठीक है, अब जैसे ही भाई लाइट गिरी, ठीक है, जैसे ही लाइट गिरी, तो ये जो प्यूपिल है ना, ये जो आइरिस है, ठीक है, ये जो आइरिस है, ये लाइट जैसे ही ज्यादा आती है, ये आइरिस यहाँ हो जाता है, तो प्यूपिल की साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। ठीक है, तो आइरिस बेसिकली क्या करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्यूपिल। ठीक है, और प्यूपिल जो है वो लाइट की एंट्री को मतलब एंट्री के लिए एक पाथ बनाता है ना। इसके पीछे आता है लेंस। अब इस लेंस के स्ट्रक्चर को देखो, ये लेंस इस तरह का है, मुझे कमेंट करके बताओ कि ये लेंस कौन सा लेंस है। ठीक है, अब ये जो लेंस होता है, ये लेंस बेसिकली ऐसा नहीं है कि कांच का बना होता है। ठीक है, कुछ क्या होता है कि कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ये क्रिस्टल बना लेते हैं, हमारे जो आईज होती है उसके अंदर क्रिस्टल्स बना लेते हैं, उस क्रिस्टल से ये नेचुरल आई लेंस बनता है। ठीक है, इसके बाद आती है सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स आपको यहीं पे कहीं पे देखने को मिलेगी। ठीक है, यहीं पे ये बेसिकली इस तरीके से होती है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, इस तरीके से होती है। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ सिलेरी मसल्स हेयर एंड देयर इज अ नेटवर्क ऑफ सिलेरी मसल्स हेयर। अब ये मसल्स क्या करती हैं, बेसिकली लेंस को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात को समझो, सिंपल सी बात को समझो, ये मेरा गमछा है, रुमाल है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको खींच रखा है, तो ये क्या हो गया, अब जैसे मैं इसको यूं करूंगा तो इसका जो कंट्रैक्शन होगा ना, ये क्या होगा, जैसे इसको मैं खींचूंगा तो ये यूं पतला होता चला जाएगा, और जैसे मैं इसको यूं दबाऊंगा वैसे ये क्या होता है, यूं फैलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलेरी मसल्स बेसिकली फंक्शन क्या है सिलेरी मसल्स का, कि जो लेंस है उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम कर रही है कौन, ये सिलेरी मसल्स। ठीक है, इसके बाद विट्रस ह्यूमर में तुम्हें बता चुका हूं, ह्यूमर्स दोनों तरह के। ठीक है, इसके बाद है रेटिना। रेटिना वो जगह है जहां पे क्या है, हमारी इमेज बनेगी। ये जो पूरा है, दैट इज कॉल्ड रेटिना। ठीक है, अब इस रेटिना के ऊपर जाके क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, यहां से मतलब रेज जाएगी और वो यहां जाकर के यहां पे क्या करेगी, इमेज को बनाएगी। अब ये इमेज यहां से ट्रांसफर होगी इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन पे। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है उस पे जाएगी। अब तुम ये सोचो, जो भी तुम देख रहे हो वो कितना फास्ट हो रहा है।
ठीक है, अब यही सारा फास्ट प्रोसीजर हमारे पास इस तरीके से चलता है, हमारी ये पूरी प्रोसीजर जो है काम करते हैं। ठीक है, अब एक एक के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं कि बेसिकली है क्या। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, एक ट्रांसपेरेंट कर्व्ड लेयर है जो आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब इसके थ्रू लाइट एंटर्स द आई फर्स्ट थ्रू द कॉर्निया एंड 65 to 75% ऑफ द टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, ये इतना रिफ्रैक्शन करती है। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया एक्वस ह्यूमर कि ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में है, हेल्प्स इन रिफ्रैक्शन एंड मेंटेन द शेप ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, शेप मेंटेन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, सीधी सी बात है, प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिंग फ्रॉम कोलैप्सिंग। मैं तो ये भी कहूंगा कि कोलैप्स करने से भी बचा रहा है एक तरह से, कि अगर सपोज करो विट्रस ह्यूमर ने ज्यादा प्रेशर दिया तो आगे का तो पार्ट जो है वो पिचक जाएगा ना, तो पिचक जाएगा तो उस पिचकने को, उसको कोलैप्स होने को बचा रहा है कौन, ये एक्वस ह्यूमर। ठीक है, आयरिस तुम्हें बताया। अब जैसे देखो, किसी की आंखें नीली, किसी की आंखें भूरी, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी। तो ये जो ब्लू आईज है, ये ब्राउन ब्राउन आईज है, ये जो ब्लैक आईज है, ये किसकी वजह से आती है, आइरिस की वजह से। ये जो फ्रंट लेयर है ना, ठीक है, मैंने क्या बताया तुम्हें, एक तरह का शटर है, ये शटर का कलर होता है ब्लू। ठीक है, मतलब ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। ठीक है, तो ये ब्लू आईज जो है वो हिप्नोटाइज भी करती है। हनी सिंह ने बताया ऐसा तो कुछ। ठीक है, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखी आंखें, है ना, कोई बात नहीं। तो ये आइरिस जो है, आइरिस बेसिकली क्या है, वो शटर है जो कि प्यूपिल के साइज को क्या कर रहा है, रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। प्यूपिल क्या है, एक छोटी सी ओपनिंग है सेंटर ऑफ द आइरिस पे, आइरिस है। ठीक है, आइरिस के सेंटर पे एक ओपनिंग है जो कि ये क्या कर रहा है, अपर्चर की तरह काम कर रहा है ना। अब ये जैसे ही ब्राइट लाइट, जैसे बहुत ज्यादा लाइट आई, एक तुम्हें इंसिडेंट बताता हूं। ठीक है, क्या करना, घर होगा इसी सबके, और घर होगा तो उसकी छत भी होगी या ओपन स्पेस होगा। एक काम करना, एक भयंकर ओपन स्पेस से, ठीक है, मतलब भयंकर ओपन स्पेस मतलब जहां पे बहुत लाइट हो, उजाला हो, उस ओपन स्पेस से ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल क्या करना, अंधेरे में आ जाना। ठीक है, या सपोज करो कि एक बिल्कुल पैक रूम है, उस पैक रूम के अंदर तुमने सारी लाइट जला रखी है, और लाइट जलाने के बाद ऑल ऑफ अ सडन लाइट बंद कर देना। ठीक है, तो होता भी होगा, ऑल ऑफ अ सडन लाइट बंद होती है तो फॉर अ मोमेंट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए हमें कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही धीरे 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 करके हमको सब कुछ दिखने लग जाता है, उस अंधेरे में भी वी आर एबल टू सी पर्सन वेरी क्लियरली। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पीपल का साइज होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो लाइट की एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट कर रहा है, आइरिस मतलब। ठीक है, तो आइरिस और प्यूपिल मिलकर के उसकी लाइट की एंट्री एग्जिट, ज्यादा लाइट होगी तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को बहुत छोटा कर देगा, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारी आईज में एंटर करेगी। ठीक है, लेकिन जब बहुत कम लाइट होगी, डिम लाइट होगी, ठीक है, तो वो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को बहुत बड़ा कर देगा, सो दैट लार्जर अमाउंट ऑफ मतलब लाइट जो है हमारी आईज में ट्रेवल करे, है ना। तो इस तरह से ये जो है काम करता है। ठीक है, तो प्यूपिल का साइज जो है वो बड़ा और छोटा उस कंडीशन में होता है। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट मतलब मैं लाइव करके दिखाता हूँ कई बार क्लासरूम्स में, ऑफलाइन क्लासरूम्स में हम क्या करते हैं, एक बच्चे को पकड़ते हैं, उसके आंखों पे एक टॉर्च डालते हैं। ठीक है, तो टॉर्च डालते से क्या होता है कि उसकी आईज जो है, मतलब अगर तुम यूं करोगे ना कि यहां से सीधा जैसे ऊपर लाइट्स लगी ऊपर देखोगे तो स्ट्रेन आएगा, मतलब आंखों पे जोर पड़ेगा। वो किसकी वजह से, क्योंकि आइरिस मेहनत कर रही है प्यूपिल के साइज को छोटा करने में। ठीक है, इसके बाद आई लेंस, ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल, कौन, अब तो सब कमेंट कर ही देंगे ना। देखो, ऐसे झटके क्या होता है, कई बार लगते रहते हैं हमें भी कि लाइट आती है, लाइट चली जाती है, तो ऐसा हो जाता है। तो आई लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो फॉर्म्स एन इमेज ऑन दी रेटिना, क्या कर रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, अब कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा, ये कॉन्वर्ज करेगा। ठीक है, कॉन्वर्जिंग। तो अब यार इतना अमाउंट ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है, सीधी जाकर के वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। अब वो पॉइंट कहां होगा, वो पॉइंट रेटिना पे होगा। अगर सर वो रेटिना के पहले या रेटिना के बाद में बना तो क्या होगा, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सर इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, भाई बहुत एडजस्टेबल होता है। ठीक है, बहुत एडजस्टेबल लेंस होता है, और इसकी फोकल लेंथ डिपेंडिंग चेंज होती रहती है। मैं तुम्हें ये कहूंगा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने आईज की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का एक्सपेरिमेंट करके देखो।
अभी तुम बैठे हो सारे पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो तो पेन हाथ में लो, ठीक है, अब पेन तुमने हाथ में लिया, अब पेन के टिप को देखो। अब जब तुम पेन के टिप को देख रहे हो तो पीछे का जो पूरा पार्ट है वो क्या हो गया, धुंधला, मतलब बिल्कुल ब्लर सा हो गया, है ना। अब तुम एक काम करो, पेन की टिप को मत देखो, उधर देखो, तो तुम्हें जो पेन की टिप है वो कैसी दिखेगी, ब्लर। अब क्यों ऐसा हो रहा है कि सर ये तो बहुत पास में है, वो बहुत दूर है, वहां देखने के लिए हमको क्या चाहिए, फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, पास में देखने के लिए फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इमेज, पॉइंट तो एक ही है इमेज बनने का, पॉइंट तो क्या है कि उस रेटिना पे बन रही है, ठीक है। अब वो रेटिना जो है, वो रेटिना तो आगे पीछे शिफ्ट नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ही शिफ्ट करना पड़ेगा। अब उसका पॉइंट वहीं रखने के लिए, देखो सीधी सी बात है, एक पॉइंट पे इमेज बनानी है हमको, कहां पे इमेज बनानी है, एक पॉइंट पे इमेज बनानी है। अब पॉइंट पे इमेज बनाने के लिए फोकल लेंथ भी वही चाहिए। अब समझना मेरी बात को, ठीक है, समझना, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये फोकल लेंथ यहाँ है, यहां से ऑब्जेक्ट, मतलब सॉरी, ये इंफिनिटी है तो इसका फोकल लेंथ यहां कर दिया, और ये क्या हो गई, इमेजेस यहां बन रही है, ठीक है, बन गई कि नहीं बन गई। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सपोज करो कि इमेज, इमेज तो भाई यहीं पे बननी है, इमेज तो यहीं पे बननी है, लेकिन उधर से जो रेज आ रही है वो दूर से नहीं, वो कहां से आ रही है, पास से आ रही है, तो हमें इसका फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो लेंस है, ये लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करके हमारी आईज पे इमेजेस की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, इस तरह से प्रोसीजर चलता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब ये आई लेंसेस, सिलेरी मसल्स, मैंने क्या बताया, सिलेरी मसल्स बेसिकली क्या करती है, शेप ऑफ लेंस को चेंज कर रही है, ठीक है। कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, और लेंस जो है वो पतला हो जाएगा, और लेंस पतला होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कोई पास का ऑब्जेक्ट है तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, एक दूसरे को खींचेगी, और खींचने के बाद लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है, यूं थिकनेस बढ़ेगी, और थिकनेस बढ़ेगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अब विट्रस ह्यूमर, जेली लाइक फ्लूइड बिटवीन लेंस एंड रेटिना मेंटेन द स्फेरिकल शेप ऑफ द आईज, मतलब वही बेसिकली कोलैप्स होने से बचा रही, ठीक है। तो दिस इज द आईज। अब ब्लू आईज तो हिप्नोटाइज कर गई, लेकिन उसमें कुछ, अच्छा अभी रुको 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 रुको, कुछ चीजें बची है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बताना भूल गया यार मैं तुम्हें। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये रेटिना है भाई, ये रेटिना नहीं होती और ये ऑप्टिक नर्व नहीं होती तो इस भेजे का भी कोई काम नहीं होता। भगवान ने जो भेजा भेजा है, उस भेजे का भी कोई भेजा नहीं होता, मतलब उस भेजे का भी कोई काम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यार ये ऑप्टिक नर्व जो है ना, ये ऑप्टिक नर्व उस रेटिना पे बन रही इमेजेस को कहां लेके जा रही है, ब्रेन पे लेके जा रही है, और उसको प्रोसेस कर रही है। मतलब अब तुम ये सोचो कि ये कंगा, इसकी इमेज, मैं क्या दिखाता रहता हूं तुम्हें यार, मेरे सारे मेकअप के आइटम देख लोगे तुम, है ना। मतलब सपोज करो ये रिमोट है ना। अब ये रिमोट, बेसिकली इस रिमोट की साइज, शेप, कलर, ठीक है, कहाँ कितनी डिस्टेंस पे रखा है, एक्स वाई जेड सारी चीजें मुझे कैसे पता पड़ती है, ये ऑप्टिक नर्व्स हमारे मतलब रेटिना से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है, और ब्रेन सारी चीजों को कैलकुलेट करके हमको वो सारी चीजें बता देता है। और रेटिना कलर का डिस्टिंग्विश करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो रेटिना में बेसिकली क्या होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए, ठीक है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि जितना भी ब्लैक एंड व्हाइट विजन होगा उसके लिए। एंड कौन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स, ठीक है, हम जितने भी कलर्स को डिस्टिंग्विश करके बात देख सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक चीज को फाइंड करना है इंटरनेट पे कि हाउ मैनी कलर्स कैन ह्यूमन आई डिस्टिंग्विश, मतलब हाउ मैनी डिस्टिंग्विश नहीं, हाउ मैनी कलर्स कैन ह्यूमन आई ऑब्जर्व, और मतलब उसको डिफरेंस बता सकती है, ठीक है। तो उस तरह से, तो रेटिना वो प्लेस है जहां पे क्या हो रहा है कि इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह से ये आईज जो है हमारी वो करती है। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने क्या बोला तुम्हें कि एक लेंस अपनी चीजों को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है बेटा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन, डेफिनेशन ही पूछ लेता है, ठीक है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई,
ठीक है, टू चेंज द फोकल लेंथ टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। पास का ऑब्जेक्ट हो या दूर का ऑब्जेक्ट हो, उसको देखना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है उसके केस में क्या होता है, सिलेरी मसल्स रिलैक्स करती है, लेंस पतला हो जाता है और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो सिलेरी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंस लेंस की जो मतलब थिकनेस है वो बढ़ जाती है, और लेंस की थिकनेस बढ़ने से क्या होती है, उसकी फोकल लेंथ घट जाती है। इसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मतलब इसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई एंड व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। नियर पॉइंट मतलब ऐसी सबसे पास का पॉइंट जहां पे हमारी आईज बहुत बिना जोर डाले बहुत आराम से देख सकती है, और ऐसा कोई पॉइंट दूर की तरफ, ठीक है, उसको फार पॉइंट बोलेंगे, दूर की तरफ ऐसा कोई पॉइंट जहां पे हमारी आईज बिना किसी मतलब परेशानी के क्या करती है, इमेजेस को देख लेती है। ठीक है, तो ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट होते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, जब मैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करता हूं, मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब पता है क्या होता है, कि पास का शॉर्ट लेंथ का बहुत अच्छे से दिखता है। एंड हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, मतलब दूर का बहुत अच्छे से दिख रहा है बट हमको पास का अच्छे से नहीं दिख रहा। एंड प्रेसबायोपिया बेसिकली ये एज फैक्टर है, ठीक है, एज फैक्टर की वजह से हमको होने वाली डिजीज है, कि जो हम एज फैक्टर की वजह से मतलब जनरली तुमने देखा होगा पापा दादा नाना नानी मम्मी वगैरह को पास का भी नहीं दिखता है, दूर का भी नहीं दिखता है, और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ पास का ही नहीं दिखता है, जनरली ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो ये एज फैक्टर है, सिलेरी मसल्स वीक होती चली जाती हैं और वीकनेस की वजह से क्या होता है कि ये डिफेक्ट्स आ जाता है। तो प्रेसबायोपिया इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब समझो, मायोपिया बेसिकली क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे से नहीं दिखते हैं, लेकिन पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से दिखते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमको दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो बेसिकली हमारा जो फार पॉइंट है वो यहां होता है, ठीक है, लेकिन वो फार पॉइंट खिसक के कहां हो जाता है, आगे आ जाता है, आगे आ जाता है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है, ये हमारा फार पॉइंट है। अब फार पॉइंट जो है खिसक के कहां हो गया, आगे हो गया। तो जो इस फार पॉइंट से, एक्चुअल फार पॉइंट से जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है, वो रेटिना से क्या होती है, पहले ही बन जाती है, और रेटिना से पहले बन जाती है तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो ब्लर होती है। अब बेसिकली इसका जो फार पॉइंट है वो आगे खिसक गया, आगे खिसकने की वजह से जो इमेज बन रही है वो रेटिना पे थोड़ा सा पहले से बनेगी। अब उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, और ये कॉनकेव लेंस क्या करता है कि इंफिनिटी से जो इमेज आ रही है उसको उसके फार पॉइंट पे, जो हमारे मायोपिक आई है उसके फार पॉइंट पे ले जाकर इमेज की फॉर्मेशन करता है, और फिर वही इमेज क्या होती है, रेटिना पे बनती है, पहला डबल इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसके बेसिकली कॉजेस क्या होते हैं, या तो हमारा आई बॉल बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, आई बॉल बड़ा होने की वजह से जो पॉइंट पे बननी चाहिए उससे पहले ही बन रही है, आई बॉल के बड़े होने की वजह से, या फिर जो हमारी सिलिरी मसल्स है, ठीक है, सिलेरी मसल्स है वो मतलब बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर रही हो, ठीक है, जो लेंस मतलब जो सिलेरी मसल्स है वो सिलेरी मसल्स प्रॉपरली काम नहीं कर रही, और लेंस जो है वो क्या नाम से बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, तो उस वजह से होता है। इसको करेक्शन कैसे किया जाता है, कि इसमें क्या होता है कि कॉनकेव लेंस लगा देते हैं जो कि डाइवर्ज करता है, और डाइवर्ज करता है तो उससे इसको बना लिया जाता है। बेसिकली जब भी मायोपिया के ऊपर पूछा जाए तो तुम्हें इसी तरह से पूरा आंसर लिखना है। सेम हाइपरमेट्रोपिया की अगर मैं बात करूं, हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब दूर का अच्छे से दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा। अब पास का नहीं दिख रहा तो यार मेरा ये जो पॉइंट है, मतलब जनरली तुमने देखा होगा कि जो लोग होते हैं जिनको पास का नहीं पढ़ाई में आता, हम लोग जनरली कैसे पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, लेकिन जिनको पास का नहीं दिखता वो कैसे पढ़ते हैं, ए बी सी डी। तो भाई क्या हो रहा है, उनका जो नियर पॉइंट था वो नियर पॉइंट खिसक के और दूर चला गया, ठीक है। अब वो नियर पॉइंट खिसक के और आगे चला गया, दूर चला गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, उनकी जो इमेज है वो क्या हो रही है, मतलब वो पास में रख रहे हैं तो इमेज जो है रेटिना से पीछे की तरफ बन रही है, ठीक है, रेटिना से क्या बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी। ओह यहाँ पे भी मैंने मायोपिया का डायग्राम लगा दिया क्या, ओ सॉरी यार, ओ शिट। ठीक है, मायोपिया में बेसिकली क्या होता है कि मतलब जो जो इमेज होती है,
ठीक है। अब यार इसमें डायग्राम में तो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, ये आई है, इसका जो नियर पॉइंट होता है वो यहाँ से खिसक के क्या होता है, आगे चला जाता है। मतलब जनरली जो नियर पॉइंट होता है वो यहाँ होता है, ठीक है। अब वो नियर पॉइंट खिसक के क्या हो गया, यहाँ पे चला गया। तो अब नियर पॉइंट से जो इमेज बनती है वो इस तरह से बनती है ना। ये नॉर्मल आई की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल आई की। लेकिन उसका नियर पॉइंट यहाँ पे खिसक गया, तो वो यहाँ से जो इमेज बना रहा है वो पीछे कहीं पे दूर बना रहा है, ठीक है। तो वो इमेज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। तो उसका करेक्शन क्या होता है, उसका करेक्शन कैसे किया जाता है, उसके करेक्शन के लिए आगे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है। तो क्या होता है कि उसका मतलब एक्चुअल मेरा नियर पॉइंट तो ये है, लेकिन उसका नियर पॉइंट ये हो गया। तो पहले इमेज यहां बनती है, क्या हो रहा है, तो पहले इमेज क्या होती है, पहले यहां जाती है, फिर वो कन्वर्ट होकर यहां आती है, फिर वो यहां से यहां जाती है, और फिर वो उसको यहाँ पे बनाती है इमेज को, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, मतलब बेसिकली ये मैंने थोड़ा सा उल्टा डायग्राम बनाया कि इसको यहां रखते हैं तो रेज यहां जाती है, और फिर यहां से वो इमेजेस यहां जाकर के बनती है। मतलब जैसे सपोज करो कि मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगाया, उसका यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो रेज जो है पहले तो यहाँ से जाएगी, वो यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद वो यहाँ जाएगी, और उसके बाद यूं जाएगी, अरे ये ले, यहां से यूं जाएगी, पहले यहां से यहां आएगी, ठीक है, और यहां से फिर यूं सीधी जाके और फिर वहां पे कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये इमेज फॉर्मेशन होती है, और इस तरह से पूरी रेस का डायग्राम बनता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि आई बॉल बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए बाहर की तरफ या फिर लेंस के जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और इस पर कॉन्वेक्स लेंसेज जो है वो यूज होते हैं कन्वर्ज करने के लिए, ठीक है। अब प्रेस बायोपिया में जो है, मैंने तुम्हें बताया कि एज की वजह से होता है, यूजुअली आफ्टर 40 नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखने में दिक्कत होती है, सिलेरी मसल्स की वीकनेस से हो जाता है। बायफोकल लेंस मतलब तुमने ऐसे चश्मे देखे होंगे कि ऊपर जो होता है कॉनकेव लेंस होता है, नीचे जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये पास की चीजों को देखने के लिए होता है, ये दूर की चीजों को देखने के लिए होता है। जनरली इस चश्मे से यूं देखा जाता है कि ऊपर से तो तुम्हें दूर का दिख रहा है, और जब तुम्हें नीचे का देखना है, तुमने आंखों को नीचे किया और यहां से नीचे का दिख रहा है, तो इस तरीके से आपका चेहरा वहीं रहता है, लेकिन यूं और यूं, इस तरह से इन चीजों को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये बायफोकल लेंसेज जो है प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। आगे क्या फंडा है, ओ माय गॉड, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, है ना। अब क्या हुआ है कि हमने रिफ्रैक्शन किससे पढ़ा था पहले, रेक्टेंगुलर स्लैब से। ये क्या है, एक तरह का ग्लास प्रिज्म है, जो बेसिकली तुमने देखा होगा एज अ पेपर वेट ऑफिस के अंदर, ठीक है। अब जो ग्लास प्रिज्म होता है वो ऐसा कुछ होता है। अब उसमें पता है क्या होता है, उसमें एक रे ऑफ लाइट यूं जाती है, ठीक है। अब वो एक्चुअल जानी चाहिए थी यूं, लेकिन वो हल्का सा बैंड होके यूं जाती है, फिर दोबारा बैंड होके यूं चली जाती है, ठीक है। उसको जाना चाहिए था यूं, है ना, तो वो बैंड होके यूं चली जाती है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें डबल रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें कैसे होता है कि ये तो सबसे पहले क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है, ठीक है। इंसिडेंट के बाद ये होती है रिफ्रैक्टेड, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड के बाद ये क्या होती है, इमर्जेंट। अब ठीक है, ये इमर्जेंट हो गई। अब इसमें फंडा क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी एक व्हाइट लाइट, ठीक है, जब भी एक व्हाइट लाइट ऐसे ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास होती है, ठीक है, तो दो बार बेंडिंग तो होती है, लेकिन यहां से क्या होता है, हमें कुछ सेट ऑफ कलर्स मिलते हैं, हमें कुछ सेट ऑफ कलर्स मिलते हैं, जिसको बोला जाता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, सॉरी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, नीचे से विबग्योर बन रहा है, ठीक है, VIBGYOR, दिस विबग्योर फॉर्मेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये विबग्योर की फॉर्मेशन हुई है, इस विबग्योर को कंप्लीटली क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। अब बेसिकली स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। इसके ऊपर भी एक डेफिनेशन सिंपल सी बन सकती है। तो स्पेक्ट्रम इज बैंड ऑफ 7 कलर्स, और डिस्पर्जन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ठीक है, जिसको क्या बोला गया, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरीके से जो है तुम्हें पूरा देखने को मिल जाएगा। अब
हर कलर की क्या होती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, ठीक है, एक वेवलेंथ होती है। अब जिसकी वेवलेंथ, ठीक है, तो ईच कलर रिफ्रैक्ट्स बैंड बाय डिफरेंट अमाउंट, ठीक है। अब क्या होता है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा बैंड होगा, और जिसकी वेवलेंथ, ठीक है, वायलेट बैंड मोस्ट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, एंड रेड बैंड लीस्ट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब रेड बैंड लीस्ट इसी वजह से क्या होता है कि ये बहुत दूर तक विजिबल होता है, इसीलिए डेंजर के साइन किससे बनाए जाते हैं, रेड से बनाए जाते हैं। वॉयलेट की बेंडिंग मोस्ट होती है, इसलिए जो हमें स्काई जो दिखती है वो कैसी दिखती है, ब्लू, लेकिन सनराइज और सनसेट पे वो कैसी दिखती है, रेड। वो दिस इज बिकॉज ऑफ बेंडिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। हमारा जो एटमोस्फेयर है वो भी क्या होता है, एक तरह के ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की तरह काम करता है, एक तरह का रिफ्रैक्टिव मीडियम काम करता है, तो उसी तरह से उसका क्या होता है, सारा काम चलता है, ठीक है। ये जो डिस्पर्जन है ये हमने पढ़ लिया। डिस्पर्जन में मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, यहां पे क्या है कि न्यूटन बाबा की एंट्री हुई, ठीक है। किसकी एंट्री हुई, न्यूटन बाबा की एंट्री हुई। और न्यूटन बाबा ने क्या किया, एक प्रोसेस दिया, एक सिस्टम दिया, कि सिस्टम क्या दिया, उन्होंने बेसिकली क्या किया, डिस्पर्जन को तो हमने देख लिया कि डिस्पर्जन क्या हो रहा है, कि दैट व्हाइट लाइट, ये जो व्हाइट लाइट थी, ठीक है, ये व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है किसमें, बैंड ऑफ 7 कलर में, इसको हमने क्या बोल दिया, स्पेक्ट्रम बोल दिया, है ना। अब देखो, क्या सर ऐसी सारी लाइट जो है वो डिवाइड होती है या बनती है, या फिर ऐसा होता है कि क्या नाम से सारी लाइट जो है वो 7 कलर, 3 कलर, 4 कलर में हो जाती है। तो यहां पे एक चीज को समझो, क्या होता है कि तुमने एक वर्ड सुना होगा, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक। एक सुना होगा तुमने बायक्रोमेटिक, मतलब मोनोक्रोमेटिक और डायक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, डायक्रोमेटिक, ठीक है, और एक होती है पॉलीक्रोमेटिक। अब यहां पे क्रोमेटिक वर्ड जो हुए ना बेटा, ये क्रोमेटिक वर्ड जो है, दिस स्टैंड्स फॉर क्रोमा, एंड क्रोमा का मतलब जो होता है वो होता है कलर, क्या होता है, कलर। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब ऐसी लाइट जो कि सिंगल कलर की बनी हुई है, मतलब सिंगल कलर के कॉम्बिनेशन की बनी हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। डायक्रोमेटिक लाइट जिसमें दो कलर होते हैं, ठीक है, डायक्रोमेटिक। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो कि बहुत सारे कलर्स की बनी होती है। अब वो बहुत सारे कलर्स की कौन सी लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कौन सी लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, दैट इज द व्हाइट लाइट इज पॉलीक्रोमेटिक लाइट। वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट हमने यहां पे देखा कि इस बैंड ऑफ 7 कलर्स विबग्योर में डिवाइड हो गई, एंड दिस विबग्योर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। आई बात समझ में। तो स्पेक्ट्रम इज स्पेक्ट्रम इज बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम इज बैंड ऑफ 7 कलर्स। आगे बात समझ में। तो ये जो 7 कलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो हो गया, लेकिन न्यूटन बाबा जो थे, ये जो हमारे न्यूटन बाबा है, इन न्यूटन बाबा ने क्या किया कि एक प्रिज्म लगाया, ठीक है, और इसके ऊपर एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया। उन्होंने ये चेक करने के लिए देखा कि अगर कोई भी व्हाइट लाइट, अगर कोई भी व्हाइट लाइट यहां से गई, हल्की सी यहां बेंड हुई, हल्की सी यहां बेंड हुई, फिर उन्होंने ये देखा कि यहां से एक व्हाइट लाइट और निकली है, जो कि कैसी है, अगेन व्हाइट है। मतलब उन्होंने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया पूरे प्रोसेस को, ठीक है, कि अगर कोई भी व्हाइट लाइट जो है अंदर जा रही है, वो व्हाइट लाइट जो है किस में डिवाइड हो रही है, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो रही है। फिर उसी स्पेक्ट्रम को एक पर्टिकुलर एंगल पे, उसी स्पेक्ट्रम को बिल्कुल पैरेलल लगाया, वही स्पेक्ट्रम जब दूसरे इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू जा रहा है, तो हमें अगेन क्या मिल रही है, एक व्हाइट लाइट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहां पे कि यहां पे जो है वो न्यूटन ने बताया कि व्हाइट लाइट जो है वो किसकी बनी हुई है, 7 कलर्स की बनी हुई है, उसको क्या नाम दे दिया गया, पॉलीक्रोमेटिक लाइट नाम दे दिया गया, और इसको न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दिया। यहां पे न्यूटन की एंट्री हो गई, ठीक है। अब न्यूटन ने जो भी समझाया भाई बहुत अच्छा समझाया, नो डाउट, बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, इमर्जेंट है, ठीक है। अब यहां पे भी वही नॉर्मल बन के एंगल्स आएंगे, लेकिन उससे एज सच क्वेश्चन जो है मेजर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में काम आएगा।
बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल सी भाषा में बात करूं तो दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। अब ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन कहां पे होगा? एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट में, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर होगा। वहां पे हमने कोई प्रिज्म नहीं लगाया, कोई डिवाइस नहीं लगाया, कोई मिरर नहीं लिखा, कोई मतलब कोई लेंस नहीं रखा, या किसी भी तरह का ग्लास स्लैब नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। वहां पे ये देखो, तुम देख रहे हो कि ये रेन ड्रॉप है, ठीक है। ये रेन ड्रॉप जो है ये क्या है? एक तरह से प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म? नेचुरल प्रिज्म। ये नेचुरल प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और इससे तुम ये देखो कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमें क्या मिलेगा? पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें यहां पे बताया कि रेड कलर बेंड लीस्ट। रेड कलर क्या होता है? सबसे कम मतलब बेंडिंग होती है। तो रेड कलर के लिए यहां पे क्वेश्चन बन जाता है। यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो वाई रेड कलर इज यूज्ड टू इंडिकेट डेंजर साइन, ठीक है। अब डेंजर साइन में रेड कलर क्यों यूज किया? भाई रेड कलर की जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत दूर तक होती है, क्योंकि उसकी बेंडिंग नहीं हो रही, उसका मतलब बेंडिंग नहीं हो रही, तो वो क्या होगा कि धुंधला नहीं पड़ेगा। तो बहुत दूर तक हमें रेड कलर दिखेगा। इसको तुम जनरल अपने डे टू डे लाइफ में भी देखना कि तुम्हें रेड कलर जो है वो बहुत दूर तक दिखेगा। मतलब तुम क्या करो कि रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, 4 तरह की लाइट लो, ठीक है। और 4 तरह की लाइट भी मत लो, 4 तरह के कलर एक पेपर पे डालो, ठीक है। बड़ा सा ग्राउंड ढूंढो, वहां पे उसमें एक एक करके उससे डिस्टेंस बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे ना, तो तुम्हें ये दिखेगा कि सबसे लास्ट में जो विजिबिलिटी खत्म होगी वो किसकी खत्म होगी? रेड कलर की खत्म होगी, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें बेंडिंग कम से कम होती है, ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो रेड कलर की बेंडिंग जो है वो सबसे कम होती है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहां पे मैं तुम्हें समझाता हूं कि एक व्हील देखा होगा तुमने, जिसको मैजिकल व्हील भी बोलते हैं, ठीक है। मैजिकल व्हील बोलते हैं, कुछ लोग क्या नाम से वो भी बोलते हैं, विबग्योर व्हील भी बोलते हैं। उसमें क्या किया जाता है? 8 कलर बना दिए जाते हैं ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। एक वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और यहाँ पे रख दिया जाता है व्हाइट, ठीक है। अब इसको, इस व्हील को अगर हम घुमाना चालू करेंगे, ठीक है, इस व्हील को हम घुमाएंगे 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 घुमाएंगे, तो थोड़ी देर तक तो ये हमें कलर डिस्टिंग्विश दिखेंगे। लेकिन जब इसको हाई स्पीड पे रोटेट किया जाएगा तो ये सारे कलर जो है वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और हमें सिर्फ और सिर्फ किस कलर की विजिबिलिटी दिखेगी? व्हाइट कलर की। क्योंकि जब ये एक स्पीड पे घूमेंगे तो इनके जो कलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? फेड हो जाएंगे। और मतलब जो कलर जो है, फेड भी नहीं बोलूंगा मैं, कि एक तरह से कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर सिर्फ किस कलर की विजिबिलिटी देंगे? इस व्हाइट कलर की विजिबिलिटी यहां पे हमको देने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। रेनबो जो है, रेनबो में जो ड्रॉप्स होती है, ठीक है, जो रेन ड्रॉप्स होती है, इट बिहेव लाइक अ प्रिज्म, ठीक है। यहां से ये व्हाइट लाइट किसकी है? सन की लाइट है। किसकी लाइट है? सन की लाइट, है ना। अब सन की लाइट जैसे ही एंटर होती है, एंटर होते से ही वो क्या करता है? एज अ प्रिज्म बिहेव करता है। तो यहां पे तुम ये देखो कि जो बेंडिंग हुई है वो किसकी हुई है? वॉयलेट कलर की सबसे ज्यादा हुई है, और रेड कलर की सबसे कम हुई है। वो बैंड होकर के, ये जो हो रहा है ना बेटा, ये हो सकता था कि ये यहां से आगे पास हो जाता, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। लेकिन एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम्हारा इंटरनेट आता है तुम्हारे पास, जो तुम ऑप्टिक फाइबर देखते हो, वो सब इसी इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। मैंने सॉरी यहां पे रिफ्रैक्शन लिख दिया, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। एक मिनट, रिफ्रैक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। ओए शाबाश, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे जाके 12th में जाकर के तुम पढ़ोगे इस कंसेप्ट को, जिसे हम बोलते हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि एक एंगल पे लाइन जाती है,
और वो रिफ्रैक्ट होने की जगह, आगे पास होने की जगह वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्ट होकर के देखो ये हमारे पास क्या हुआ है कि बैंड ऑफ 7 कलर आ गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, सनलाइट एंटर्स द रेन ड्रॉप, इससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। लाइट स्ट्राइक द बैक ऑफ द ड्रॉप, उससे क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पे इंटरनल, लाइट कम्स आउट, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ, और कलर जो होते हैं स्प्रेड होते हैं क्योंकि उनकी डिफरेंट बेंडिंग होती है और रेनबो अपीयर हो जाता है। ये बेंडिंग का रीजन क्या है, बेंडिंग का रीजन है वेवलेंथ। ठीक है, क्या है, वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ होती है, हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ की वजह से बेंडिंग होती है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो रेनबो बनेगा वो हमेशा अपोजिट ऑफ द सन बनेगा। अगर सन इधर है, ठीक है, तो रेनबो जो है इधर की तरफ फॉर्म होगा, मतलब हमें अपोजिट ऑफ द सन की डायरेक्शन में हमेशा जो है रेनबो मिलेगा। एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो में फॉर्म, और दो तरह के रेनबो बन सकते हैं। और तुमने देखा होगा रेनबो के अंदर भी तुम्हें जो सारे कलर होते हैं वो जनरली पूरे विजिबल नहीं होते, तुम्हें इतना 3 कलर या 4 कलर का बैंड ही तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक वो तुम्हारी आंखों तक पहुंचता है ये कलर्स जो है, 2-3 कलर्स जो है, ये क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब आते 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 ट्रेवल ट्रेवल करते 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 ये क्या होता है, इतने फैल जाते हैं कि हम इनको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते। आगे बात समझ में, इस तरह से होता है। अब मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब ऐसा रिफ्रैक्शन प्रोसेस जो कि एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की वजह से होगा, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, क्यों टिमटिमाते भाई तारे, ठीक है, देखो तुम अर्थ, मतलब सीधी सी बात है, तुम क्या खड़े हो, इस गोला पे खड़े हो, इस गोला का नाम क्या है, अर्थ है, ठीक है, और इस गोला से कई लाखों किलोमीटर दूर ये जो है यहाँ पे कोई स्टार है, ठीक है। अब स्टार भी तुम कह सकते हो कि एक तरह का सन होता है, सन के पास अपनी खुद की एनर्जी है, ल्यूमिनस बॉडी। अब ये जो सन है, ठीक है, ये सन से क्या होती है, ये अर्थ तक जो जो ये जो तुम्हारी आंखें हैं, ये जो तुम्हारी अखियां हैं ना, ये अखियां क्या कर रही है, इस तारे को देख रही है, इस तारे को देख रही है। लेकिन दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ सो मेनी लेयर्स, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, ये पूरा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। अगर तुमने साइंस जो है छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी तो एटमॉस्फेयर के बारे में तुम्हें पता होगा, ठीक है, तो उस एटमॉस्फेयर के बारे में तुम्हें क्या होगा, पता होगा। अब ये एटमॉस्फेयर जो होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर किसका बना होता है, बहुत सारी गैसेस का बना होता है। अब ये जो सारी गैसेस होती है ना बेटा, ये सारी गैसेस की अलग अलग डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी अलग अलग है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो इसमें अलग 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 तरीके से क्या होगी, बेंडिंग होगी, अलग अलग तरीके से क्या होगी, बेंडिंग होगी। अब वही बेंडिंग जो है इस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों बेंडिंग कैसे हुई, क्योंकि सर रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है। और रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वो क्या होती है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, उसके अंदर उसकी जो डायरेक्शन होती है स्पीड लाइट की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ड्यू टू कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन of stars light through layers of atmosphere of different densities, light path changes and star appears to be twinkling। अब वो बार बार क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, कई बार उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब इस वजह से क्या होता है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, और ये क्वेश्चन पता है एनसीईआरटी मतलब पूछ भी लेता है ये, ठीक है। अब क्या है कि व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है, अब दे अपीयर एज अ बिग डिस्क रेदर देन अ पॉइंट सोर्स, ठीक है। मैं इस आंसर को सपोर्ट करता हूं, लेकिन वन ऑफ द रीजन, भाई ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये तुम्हारा प्लेनेट, ठीक है, यहां से अगर प्लेनेट की एक्स डिस्टेंस है तो ये कम से कम भी मान के चलो 100x तो डिस्टेंस होगी। अब इतनी दूर से कोई लाइट सोर्स आ रहा है, ठीक है, अब तुम यार सीधी सी बात ये सोचो कि इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, ये इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको हल्का सा शिफ्ट कर दिया, क्या तुम उस डिफरेंस को समझ पाए कि नहीं सर, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ठीक है, उस डिफरेंस को तुम मेजर नहीं करोगे। लेकिन 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 अगर सपोज करो ये कोई पॉइंट सोर्स है, ये कोई पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स को मैंने क्या किया, हल्का सा भी टेढ़ा कर दिया ना, तो वो क्या होगा कि वो हमें बहुत बड़ा दिखेगा। अब जो ये जो है ये क्या है,
पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट सोर्स है, मतलब बहुत छोटा सोर्स है, और ये क्या है, बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है, इसलिए ये ट्विंकलिंग नहीं हो सकती, इसके अंदर कुछ जो जो चेंजेस होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, लेकिन स्टार्स जो है वो बहुत डिस्टेंस से होते हैं, इसलिए इसमें ट्विंकलिंग ज्यादा होती है। अब ठीक है, एक और चीज यहाँ पे मतलब शायद तक हमें देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, मिल जाएगी मिल जाएगी, है ना, तो इस तरह से। अब देखो ये क्या है कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, मतलब हमारा जो सनराइज है वो हमेशा 5 मिनट पहले राइज हो जाता है, ठीक है, 5 मिनट पहले राइज हो जाता है, और 5 मिनट जो है वो डिले मतलब सन सेट होता है, तो 5 मिनट अर्ली और 5 मिनट लेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे होता है इसका प्रोसीजर मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, अर्थ के सरफेस पे एज अ ऑब्जर्वर हम खड़े हैं, ठीक है, अब एज अ ऑब्जर्वर क्या होगा कि उसकी जो पोजीशन होगी वो एक्चुअल में कहां होगी, यहां पे, ठीक है, एक्चुअल में कहां होगी, नीचे की तरफ, लेकिन वो रिफ्रैक्ट होते 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 क्या होगी, हमारी आइज तक आएगी, तो हमें वो सन कहां दिखेगा, यहाँ पे। तो ये जो गैप होता है, ये गैप किसकी वजह से है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो लेयर्स प्रेजेंट है उसके रिफ्रैक्शन की वजह से ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ऐसे ही अपेरेंट डेप्थ इन वाटर, हमें लगता है यार वो तो बहुत ऊपर है, ठीक है, पानी का सोर्स जो होता है वो बहुत ऊपर है, ठीक है, पेंसिल वाला एग्जांपल तुमने देखा होगा कि एक सपोज करो यही हम ले लेते हैं यार, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, ग्लास जैसा कुछ, ठीक है, तो हमने क्या किया, पेंसिल को नीचे डिप किया, अब पेंसिल को नीचे डिप करते हैं तो वो पेंसिल जो है वो एक्चुअल में इतना गैप दिखाती है, ठीक है, अब ये पेंसिल भी ब्लैक होगी, हाँ, अब ये इतना गैप दिखता है, ये इतना गैप क्यों दिखता है, ये सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ये तुमने देखा होगा। तो अपेरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर अपीयर क्लोजर और रेस्ट ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ दिखते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये देखो आगे बात समझ में, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में ये डिफरेंस होता है, ठीक है, ये भी सब किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, नाम सुना होगा, नाम सुना होगा बबुआ इस बाबा का, टिंडल बाबा का, टिंडल बाबा ने दिया था टिंडल इफेक्ट। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, एक बंद कमरा है, बंद कमरे से रे ऑफ लाइट आ रही है, उस रे ऑफ लाइट में पार्टिकल्स की विजिबिलिटी दिखती है, पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, ठीक है, दैट विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअली, ठीक है, लेकिन अब यहां पे समझाया क्या है, स्कैटरिंग इज द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन दी डिफरेंट डायरेक्शन बाय द पार्टिकल्स, वही बात है, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, जैसे हम लोग मतलब आजकल वो चाइनीज टेक्नोलॉजी चल रही है ना कुछ, कि लोग जो है छत को काट करके उसके ऊपर क्या करते हैं, वो बॉटल लगा देते हैं, या फिर अरे यार बहुत बड़ी एग्जांपल याद आया मेरे को, ये एक एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें यही दिखा देता हूं यार, ये दिख रही है टॉर्च, हाँ सर दिख रही है, ये हमने कर दी लाइट बंद, सारी लाइट बंद, ये टॉर्च दिख रही है, इस टॉर्च के ऊपर अगर मैं ये रखूंगा तो ये दिख रहा है, हाँ सर कुछ तो दिख रहा है, कि ये जो है दिस इज व्हाट एक्चुअली स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉल्ड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं, ऐसे क्या होते हैं, पार्टिकल जो है, एक मिनट मेरा मोबाइल बंद हुआ क्या, टॉर्च बंद हुआ क्या, नहीं हुआ ना, हाँ, अब हो गया, ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है मतलब क्या होता है, यहां पे तो हमने सिर्फ व्हाइट लाइट को किया, लेकिन लेकिन क्या होता है कि हमें पता है कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, स्पेक्ट्रम बैंड बनेगा पूरा। अब वो जो स्पेक्ट्रम बनता है वो स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन दी वेवलेंथ, कितनी वेव है, ठीक है, वो मैंने तुम्हें बताया ना, कि मैंने तुम्हें बताया कि कुछ जो अपनी रेड लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है, वायलेट लाइट होती है वो ज्यादा स्कैटर हो जाती है, इसलिए वो हमें दिखती नहीं है, रेड लाइट जो है वो कम स्कैटर होती है, इसलिए वो हमें दिखती है, क्योंकि उसमें बेंडिंग कम है, ठीक है। तो अब बेंडिंग कम है, स्कैटरिंग जो है वो कम होगी, तो हमें वो दूर तक विजिबिलिटी आएगी, और ये स्कैटरिंग का पूरा दे रखा है कि ये कैसे होगा, वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद रेड। अब ये देखो कि कोई मुझसे बोले वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है, क्यों स्काई अपीयर ब्लू होती है, ये भाई अर्थ, ठीक है, अब सन यहां पे है तो उसकी रेज क्या होगी, ऐसे गिरेगी, गिरेगी, तो यहां पे अब देखो
वॉयलेट तो स्कैटर हो गया, लेकिन ब्लू कलर जो है वो कम स्कैटर हुआ, इसलिए हमें सन कैसा दिखेगा, मतलब हमें जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। लेकिन लेकिन कहानी कब आती है, जब ये सन है, ठीक है, अब मैं यहां पे खड़ा हूं, लेकिन सन सेट हो रहा है या सन राइज हो रहा है, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब तुम ये देखो कि सन की पोजीशन तो यूं और यूं रहेगी। अब अगर सपोज करो इसकी डिस्टेंस कितनी है, कुछ भी एक्स मान लेते हैं, तो इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन एक्स होगी। पक्की बात है कि सर बिल्कुल होगी। अब ज्यादा डिस्टेंस होगी तो वो कैसा होगा, ऑरेंज या रेडिश कुछ ऐसा दिखेगा, येलोइश ऑरेंज रेड, इस तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहां से लाइट को कम पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो स्कैटरिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन यहां से ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो ये तो स्कैटर हो गया, ये भी स्कैटर हो गया, ये भी स्कैटर हो गया। ये कुछ जो कलर्स हैं ये हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि सन मतलब जो सनराइज है और सनसेट है वो कैसा होता है, रेड होता है। क्वेश्चन हो गया, व्हाइट लाइट इज व्हाई इज द स्काई कॉल्ड ब्लू, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर द मोस्ट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। आगे बात समझ में, व्हाई इज द सनसेट रेड, सनलाइट ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस, ब्लू एंड वायलेट स्कैटर अवे, ओनली रेड एंड ऑरेंज रीच आवर आईज। टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। अब कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, कोलॉइडल पार्टिकल्स मतलब जिनके पार्टिकल की साइज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा और सस्पेंशन से कम होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल, सनलाइट एंटर डस्टी रूम, फॉग स्मोक, और हेडिंग इन दी फॉग, हेडलाइट्स इन दी फॉग। तो ये सब चीजें क्या है, ये टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स है और इससे रिलेटेड इस पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। ये चैप्टर मेरे हिसाब से यहां पे फिनिश है। इससे तुमसे हार्डली ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। तो मिलते हैं तुमसे अगला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।